नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीबीएसई क्लासेस के 10th क्लास के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है कि हम लास्ट टाइम में रिवीजन कर सके, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख सके। तो हम हमारे सभी चैप्टर के फॉर्मूलाज देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 के अंदर आपका 2 टाइप के क्वेश्चन है, इसी में से बनेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, प्रूव दैट √3 या √5 या √2 इज इरेशनल नंबर। अब क्लासेस वगैरह में भी आपको सिखाया गया होगा। ये क्वेश्चन आपको रट लेना है। बाकी मैं आपको और समझा देती हूँ कि हमें क्या करना है, √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो हम मान के चलेंगे लेट √3 इज रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन से क्या होता है कि P/Q वेयर जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो हमको √3 को हम बता रहे हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो √3 इक्वल टू P/Q। अब यहाँ पे एक और चीज हमें एज्यूम करनी है कि ये जो P और Q है ये को प्राइम नंबर है। इसका मतलब P और Q के अंदर 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर अपने नहीं आ रहा है। ये फर्स्ट स्टेप आपका ये वाला हो गया, ये आपको लिखना है। फिर सेकंड क्या करेंगे, इस लाइन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक ही लाइन में बना देंगे। ये जो आपको दे रखा है √3 इक्वल टू P/Q, इसको हम एक ही लाइन में बनाएंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कि हमें प्रूव करना है इरेशनल है, तो हम क्या मानेंगे, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन से ये लिखेंगे और P और Q को क्या अज्यूम करेंगे, को प्राइम नंबर। फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से एक लाइन में लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। और स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने के बाद अब ये 3 किसके नीचे जा रहा है, 3 अगर इक्वल में उधर भेजे तो P² के नीचे P²/3, यानी क्या हुआ, P² इज डिविजिबल बाय 3, देन P इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये होगा थर्ड स्टेप, आपको ये वाला लिखना है। उसके बाद जब हमने ऐसा लिखा कि 3Q² इक्वल टू P², ये रफ है बच्चा, अगर 3 उधर जाता है तो P²/3 बनता है। तो उसको याद में रख, उसको थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करके उस वे में हमें यहाँ पे लिखना था कि P² इज डिविजिबल बाय 3, देन P इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो P में अगर 3 का डिवाइड आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, P में 3 का डिवाइड करो, कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई ना कोई नंबर आएगा। तो हमने वो नंबर क्या मान लिया, R। तो हमने इसलिए यहाँ पे क्या कहा कि वी कैन राइट P इक्वल टू 3R। अब ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। फर्स्ट दिस, सेकेंड स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, ये वाला हो गया। और थर्ड आपको ये लाइन लिखनी है कि P² इज डिवाइड बाई 3, देन P इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। फिर फोर्थ स्टेप आपका क्या हो गया कि P इक्वल टू 3R अपने मान लिया। और अब इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। तो पुट करने से क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे Q² इक्वल टू 3R², यानी 3 किसके नीचे जा रहा है, डिवाइड में किसके नीचे जा रहा है, Q²/3, यानी Q² इज डिविजिबल बाई 3, देन Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। और इस तरीके से क्या हो गया कि P 3 से डिवाइड हो रहा है और Q भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, यानी P और Q के अंदर 1 के अलावा 3 भी कॉमन फैक्टर हो गया। जबकि हम मान के क्या चलेंगे कि 1 कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये मान के चले थे कि P और Q आर को प्राइम, जबकि यहाँ पर तो हमारे एक और कॉमन फैक्टर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने माना था हमारा अजम्पशन रॉन्ग था और √3 इरेशनल है, ये प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन है, रट लेना है। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन रट लेना है। फिर इसी चैप्टर में एक और फॉर्मूलाज था कि आपको 2 नंबर दे रखे होंगे, ये A और B वो नंबर है आपके, इंटीजर्स है। और उन दोनों नंबर का हम HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। और इस तरीके से फॉर्मूला बनता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो क्वेश्चन में इस तरीके से हो सकता है कि आपको नंबर्स दे दे, LCM दे दे और HCF आपके लिए अननोन हो, और इसको हम सॉल्व करके आपका HCF निकाल दे। या फिर LCM आपके लिए अननोन हो, बोला कि 2 नंबर है उनका HCF ये है तो LCM निकालो। या फिर एक नंबर दे रखा है, 2 नंबर्स का HCF दे रखा है, LCM दे रखा है और सेकेंड नंबर आपको निकालना हो, तो फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज और अननोन वैल्यूज निकाल देंगे। फिर हम हमारे सेकेंड चैप्टर के देखते हैं फॉर्मूलाज। सेकेंड चैप्टर का फॉर्मूलाज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कि एक x² प्लस bx प्लस c। अब इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, अगर इक्वल में 0 होता है तो हम इक्वेशन कहते हैं इसको। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है
तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये कुछ फॉर्मूलाज है वही देख रहे हैं अभी हम। और कुछ चैप्टर्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जनरली आते ही हैं, उनको भी हम देखेंगे। चैप्टर 3 हमारा है लीनियर इक्वेशन। इसके अंदर इस तरीके से लीनियर इक्वेशन है कि a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। अब लीनियर क्यों बोली कि जब इसको हम ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या होता है, कैसी भी एक लाइन प्राप्त होती है, एक लाइन मिलती है अपने को, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब इस तरीके से आपको दो इक्वेशन दे रखी होगी, पेयर दे रखा होगा, फिर क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि फाइंड करो कि ये इंटरसेक्टिंग है। अब ये देखिए क्वेश्चन जैसे बुक से ही लिखा है, आपकी सीबीएसई की बुक से ही लिखा है। जैसे इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे दिया, पता करना है कि पैरेलल है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आ रहा है या क्या, किस तरीके से आ रहा है। तो अब लाइंस का पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये निकालते हैं। और क्या करते हैं, अगर इस तरीके का हो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगर तीनों इक्वल आते हैं को इंसिडेंट लाइन्स होगी, और स्टार्टिंग के दो तो इक्वल आते हैं लेकिन लास्ट का इक्वल नहीं रहता है, तो क्या होगी, पैरेलल लाइन्स होगी। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है, जो पेयर लीनियर पेयर है वो कंसिस्टेंट है क्या इनकंसिस्टेंट है। तो कैसे पता करेंगे, ये जो दोनों कंडीशन है, जब इक्वल हो, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है तब, और कोइंसिडेंट लाइन हो रही है तब, तो ये तो होता है कंसिस्टेंट। और बाकी हमारी थर्ड जो इस तरीके का पैरेलल लाइंस मिलती है तब वो होता है इनकंसिस्टेंट। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वन सॉल्यूशन मिलता है, और कोइंसिडेंट लाइंस हुई तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और पैरेलल लाइन है तो ये कभी क्रॉस कर ही नहीं रही है, तो हमें एक पॉइंट मिल भी नहीं सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड पूछ लेते हैं, कभी हमें लाइंस पूछ लेते हैं कि किस तरीके का बनेगा, ग्राफिकल रूप में किस तरीके से होगा, और कभी हमारे सॉल्यूशन पूछ लेते हैं कि कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ये फॉर्मूला है। फिर हमारे चैप्टर 4 देखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ए बी सी इंटीजर्स होंगे। अब नेचर ऑफ रूट आपको निकालने हैं। अगर इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, इसमें x का वैल्यू जो है, इसकी जब अननोन वेरिएबल हमें फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं हम, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या लिखते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अपने को रूट निकालने के लिए बोले तो हम इस तरीके से कि जो x की वैल्यू निकालेंगे वही हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे, तो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। अब अगर हम नेचर ऑफ रूट्स बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये चेक करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब तो हमारे रियल रूट होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो हमारे नो रियल रूट्स होंगे। जब नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाता है क्वेश्चन में तब। अब हम शॉर्ट रूप से सिर्फ हमारे फॉर्मूले देख रहे हैं, जितना भी हमने पढ़ा है 10th क्लास में, आपने जितना भी आपको पढ़ाया है उसके फॉर्मूले ही देख रहे हैं। अब चैप्टर 5 में एपी है आपका। एक फॉर्मूला nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए तो आपका फर्स्ट टर्म हो जाता है, डी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो वो डिफरेंस आ जाता है। ये हमारे nth टर्म का फॉर्मूला है। सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पांच टर्म का सम निकालो, 6 टर्म का सम निकालो, 17 टर्म का सम निकालो, तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे सम वाला। जब सम की बात करेगा तभी ये वाला फॉर्मूला आएगा, अदरवाइज हमें nth टर्म के टाइम इसी को लगाना है, इस फॉर्मूले को। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म है, डी जो डिफरेंस निकालते वही है, और एन क्या होता है, जो क्वेश्चन में दे रखा होता है nth टर्म। इस तरीके जैसे फिफ्थ टर्म बोला तो हमारा एन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर थर्ड टर्म बोला तो हमारा एन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से एन हमारा बदलता रहेगा। अब चैप्टर 6 है ट्राइंगल, जो इसमें ये थ्योरम था, इसका स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड
ऑफ अ ट्राइंगल। अब एक हमने ये लाइन खींची है, इस लाइन के पैरेलल कोई अपन ने लाइन खींची है, तो क्या होगा, ये इंटरसेक्ट करती है द अदर, ये जो दो साइड है उनको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और अदर जो साइड है, ये वाली साइड है, ये क्या हो जाती है, सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये हमारा थ्योरम है। तो इस थ्योरम का जो ये प्रूव हो रहा है, ये हमारे काम का आएगा क्वेश्चन प्रूव करने में, कि जैसे आपको बोल दे कि डीई पैरेलल है बीसी के, तो आप क्या करोगे, ये वाला लाइन दे दिया, एडी आपको दे दिया, डीबी दे दिया, एई दे दिया और ईसी पूछा, जो हमारे चैप्टर में फर्स्ट जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग के क्वेश्चन, उसमें आपको निकालना पड़ेगा अननोन वैल्यूज। तो हम इसी तरीके से निकालें कि जब दो लाइंस पैरेलल दे दी तो क्या कर देंगे, रेशियो इक्वल कर देंगे कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये हो जाएगा। चैप्टर 7 देखिए, इसका फॉर्मूलाज क्या है। एक तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है कि दो आपको पॉइंट दे रखे हो, इसके कोऑर्डिनेट ये है, इसके कोऑर्डिनेट ये है, इन दोनों में डिस्टेंस फाइंड करो। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन फॉर्मूलेस को आप एक दो दो तीन तीन बार लिख लें, क्योंकि बच्चे जब भी कॉपी चेक करी जाती है वो मिस्टेक ही करते हैं, कभी स्क्वायर भूल जाते हैं, कभी अंडर रूट लगाना भूल जाते हैं। तो फॉर्मूला को बहुत ध्यान से करें कि क्वेश्चन आपको नहीं आए तो कम से कम फॉर्मूला का तो आपको मार्क्स मिल ही जाए, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के। अब हमारे सेक्शन फॉर्मूला हम देखते हैं। जब डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेगा तो ये आ जाएगा, और अगर इस तरीके से कि दो पॉइंट है, इनको कोई पॉइंट है वो किसी रेशियो में डिवाइड करता है, तब हमारा सेक्शन फॉर्मूला काम में आता है। और इसमें क्या होता है कि बीच वाले पॉइंट के तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड पॉइंट जो अपना पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हो जाएंगे। और इनको कोई पॉइंट है वो किसी पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स वाई हो गए। और कितने में डिवाइड कर रहा है तो वो रेशियो अपने m1 और ये m2 मान लिया कि m1 रेशियो m2 के अंदर हमें डिवाइड कर रहा है। तो इससे फॉर्मूला क्या हो जाता है, हो सकता है कभी आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़े, या x1 y1 कुछ भी हमारा अननोन हो सकता है। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला एक्स वाई, ये जो पॉइंट इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, m1 x2 और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये रेशियो जो है उनको नीचे ऐड करना है। अब आपको याद नहीं रहता तो इस तरीके से ध्यान रखिए, नीचे m1 प्लस m2 होगा और ये m1 है, तो ये दोनों जो उसके साथ में होंगे वो x के होंगे। x का जब कोऑर्डिनेट निकाले तो फर्स्ट वाला ये x वाला ही होगा और सेकंड वाला क्या, y वाला ही होगा। तो m1 के साथ में x2 आएगा और m2 के साथ में x1 आएगा। सिमिलरली m1 के साथ y2 आ जाएगा और m2 के साथ y1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फाइंड द रेशियो, आपको कोऑर्डिनेट पता हो, रेशियो निकालना, तो रेशियो के रेशियो 1 मान करके आपको सॉल्व करना है। और इसी वाला जो सेक्शन फॉर्मूला है, इसमें जो रेशियो m1 m2 है, इसकी जगह k1 k और k रेशियो 1, m1 की जगह तो k और m2 की जगह 1 मान करके कर लेंगे। तो इससे हमारा जो भी अननोन होगा वो निकल जाएगा। फिर हमारा अब 7 चैप्टर में ही वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इस तरीके से आपको दे रखे, और एक कोऑर्डिनेट अधूरा कि आपका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता हो, वाई कोऑर्डिनेट इसका पता है, तो क्या करेंगे, तो पैरेललोग्राम के अंदर ध्यान रखिएगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं इनका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट वो सेम हो जाएगा कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो इस तरीके से लगा करके मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना है। ए सी की बात करें तो x1 प्लस इसका ये x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2, इस तरीके से इसका मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। और अब हमारा चैप्टर है 8th। अब बहुत सारे बच्चों को चैप्टर समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, कुछ फॉर्मूलेज याद होते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं। अब जब इसको आपको पढ़ाया गया था तो किस तरीके से याद रखवाया था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ये किस पे काम होता है कि जो हमारा 90 राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसी के ऊपर ही ये अप्लाई होता है। तो जैसे 90 डिग्री बन रहा है तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो लाइन होती है, तो ये साइड क्या है अपना हाइपोटेनस होता है, इसकी लेंथ सबसे इन दोनों के सम से ज्यादा होती है। अब ये हमारा ये 90 डिग्री जिसके साथ बन रहा है, नीचे बेस हो गया और ऊपर इसका परपेंडिकुलर हो गया।
अब P अपॉन एच तो अपना साइन हो जाएगा। अब थीटा की जगह ABC कुछ भी हो सकता है। साइन P अपॉन एच साइन थीटा हो जाएगा, B अपॉन एच कोस थीटा, P अपॉन बी टेन थीटा, फिर B अपॉन पी कॉट थीटा, H अपॉन बी साइन थीटा और H अपॉन पी सेक थीटा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इस तरीके से लर्न करा रखा है आपको। अब इसकी ये देख लेते हैं अपने जो टेबल बनाई थी इसके वैल्यूज़ की। साइन 0 हो तब साइन 30 हो तो ये वैल्यू, साइन 45 हो तो इस तरीके से, टेन 30 हो तो ये वाली वैल्यू। कैसे करी थी हमने, कैसे लर्न करी थी आपने, आपको सबसे पहले इस तरीके से लिख देना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और 0 30 45 60 और 90। अब देखिए 0 1 2 3 4 और सब में 4 का डिवाइड कर देंगे और इन सब का क्या निकाल देंगे, अंडर रूट निकाल देंगे, जिससे हमारा ये होगा। और यहाँ पे रूट 4 का अपन अगर अंडर रूट करते तो 2 आता है, तो 0 1 अपॉन 2, और ये नीचे 2 है, ऊपर रूट 2 है, और 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 मल्टीप्लीकेशन रूट 2, तो ये कटेगा तो 1 बाई रूट 2 आ जाएगा। तो 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 और 1, ये हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व नहीं करना है कि मुझे लर्न करना है तो आप लर्न भी कर सकते हैं कि साइन के सारे एंगल्स की वैल्यू, साइन 0 की 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 और 1। और कॉस में क्या करेंगे, इसको फर्स्ट जो साइन के एंगल अपने लिखे थे इसको उल्टा से पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे कि 1 फिर रूट 3 बाई 2 ये वाला, फिर 1 बाई 2 0। अब हमें टेन और सेक के टाइम थोड़ा सा और ध्यान रखना है, बाकी इजी है। साइन आपने कर लिया, उसको जस्ट पीछे से लिख दिया तो ये हमारा कॉस का बन जाएगा, कॉस की वैल्यूज आई जाएगी। फिर टेन में क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो क्या हो जाएगा, जैसे 0 अपॉन 1 तो 0 आ रहा है, फिर ये हो जाएगा 1 बाई 2। अब अपने को टेन 30 निकालना है तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो 1 बाई 2 अपॉन रूट 3 बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई रूट 3 आ जाएगा, फिर 1 रूट 3 और ये इन्फिनिटी। कि इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइन कैसे आ रहा है, 1 अपॉन 0, कोई डिफाइन ही नहीं है ये, तो इसको नॉट डिफाइन हो जाता है। तो आप अगर चाहे तो साइन टेन और सेक इनकी वैल्यूज लर्न भी कर सकते हैं, और कॉस की जस्ट साइन वाला जो लिखा है इसको पीछे से लिख दो तो ये कॉस हो जाएगा, और टेन जो लिखा है उसको पीछे से लिख दो तो ये हमारा कोट हो जाएगा, और जो सेक लिखेंगे उसको पीछे से ये लिख दो, रिपीट कर दो तो वो हमारा कॉसेक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये टेबल भी कंप्लीट हो जाती है। फिर कुछ फॉर्मूले थे जो प्रूव करने में काम आ रहे थे, प्रूव दैट में, वो देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब चैप्टर 11 देखते हैं। 11 में से फिक्स है माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, या फिर आपका सिगमेंट का क्वेश्चन फिक्स है, जनरली आता है, तो इन फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब सेक्टर क्या होता है आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब सेक्टर में रेडियस के साथ ये थीटा बना हुआ, रेडियस के साथ ये वाला जो पूरा पार्ट हो गया ये अपना क्या हो गया, सेक्टर हो गया। तो छोटा वाला माइनर हो गया और बड़ा वाला मेजर सेक्टर हो गया। और सेक्टर के फॉर्मूलाज क्या हो गए, माइनर के निकालेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा हो गया और कंप्लीट एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल 360 होता है, तो ये रिमेनिंग वाला क्या हो जाएगा, 360 में से थीटा को माइनस कर दो, तो इसी फॉर्मूले में थीटा की जगह 360 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हमारा मेजर सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर इस तरीके से अगर हमारा जो सेक्टर है यहाँ पर इसका ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये वाला, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा लेंथ ऑफ एन आर्क का। फिर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये जो छोटा वाला है माइनर सेगमेंट और ये बड़ा वाला मेजर है, तो माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे कि ये हमें सबसे पहले सेक्टर निकालना पड़ेगा, और सेक्टर में से जब ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो ये हमारा सेक्टर अपने को हमारा ये सेगमेंट मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के फॉर्मूलाज के लिए आपको थोड़ा सा बताया था शॉर्ट में। अगर थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा होगा तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, वो अलग अलग टाइप के ट्राइंगल के लिए था। तो हमें सीधा सा सिर्फ ये 2 फॉर्मूलेज याद रखने हैं, उससे आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होती है
तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होती है तो 120, अब साइन 120 तो अपने को पता ही नहीं है, तो हम 120 का क्या कर दे, हाफ कर दे। तो इसलिए उससे ध्यान रखिएगा कि आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसमें एंगल हाफ कर देते हैं अपन। और जब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी होगी, लेस देन होगी, जैसे 60 वगैरह हुई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। कि इस थीटा को अपन हाफ नहीं कर रहे हैं, थीटा का थीटा ही रहेगा, और जो 2 होता है वो आर स्क्वायर के नीचे आता है, तो आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। और आपको अगर मेजर सेगमेंट निकालना हो, ये बड़ा वाला, तो क्या करेंगे, सर्कल में से इस छोटे वाले माइनस सेगमेंट को माइनस कर देंगे, तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा हमें। फिर हमारा 12 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इजी चैप्टर है। आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, और ज़्यादा कंफ्यूज कंफ्यूज होने का कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्या करना है, एक हमें एरिया और वॉल्यूम के तो फिक्स फॉर्मूले हैं, वही लगाने हैं कि उसका ये फॉर्मूला है, जिसका भी जिक्र हुआ है उसका आप फॉर्मूला लगा दो। और एरियाज में क्या करना है, जो भी कुछ कॉमन आए, जैसे ये कैप्सूल वगैरह कुछ भी है, ये आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया, ये हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर ये इस तरीके से इसका राउंड, इसका सर्कल, और जैसे ये हमारा सिलेंडर है तो इसका ये सर्कल, और ये हमारा हेमिस्फेयर जो है इसका ये ऊपर वाला सर्कल, ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ये कॉमन है, तो कॉमन जो रहता है उसको नहीं लेते हैं। एरिया में जो चीज़ कॉमन पार्ट अपना बन रहा है उसको हम नहीं लेंगे। अब क्वेश्चंस कुछ फॉर्मूला से देख लेते हैं, जैसे इस तरीके का शेप है, तो इसको अगर हमें टोटल सरफेस एरिया, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, और CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। एक तो इसका हमारे क्या हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, फिर ये हेमिस्फेयर और ये भी हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर हो गए, तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यानी आधा अपना गोला होता है वो हो जाता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH हो जाता है। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाता है कि ये नीचे वाला अपना कर्व सरफेस का 2πr² होता है, और ऊपर ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो इसका πr² एरिया होता है। तो टोटल अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3πr²। और टोटल सरफेस एरिया अब इस तरीके से ये टॉय बना रखा है, तो ये यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कर्व जो है, इस ऊपर वाले कैप और नीचे वाले जो राउंड टाइप में होगा, उन दोनों में कॉमन आएगा, तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, लेंगे ही नहीं। जो कॉमन आ जाएगा उसको हम लेना ही नहीं है, कि इस तरीके से है दोनों, तो ये वाला पार्ट और ये वाला, ये दोनों अगर कॉमन आते हैं, अगर साथ में इसको बनाते हैं तो हमें इसको क्या करना है, लेना ही नहीं। एरिया के अंदर जो भी कॉमन पार्ट आएगा उसको हमको लेना ही नहीं। इसका हम अगर टोटल सरफेस एरिया निकाले तो किस तरीके से होगा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और इस कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πRL। R तो इसका रेडियस हो जाएगा। अब L ये स्लैंट हाइट होती है, और इसको किस तरीके से निकालते हैं, ये आपका H होता है, ये वाला R होता है, ये L अपना स्लैंट हाइट होती है, ये बीच में 90 डिग्री है, तो पाइथागोरियन थ्योरम काम में ले लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, L² इक्वल टू H² प्लस R², इससे हमारा L निकल जाएगा, L इक्वल टू रूट H² प्लस R²। अब ये वाला शेप देखो, अब इसमें क्या है, जैसे क्यूब है, और क्यूब की एक साइड के ऊपर की तरफ एक जो फेस है उस पर क्या कर दिया, एक हेमिस्फीयर रख दिया। तो क्या करेंगे, अब इसमें जब एरिया निकालना है तो जो ऊपर का, जैसे यहाँ का पूरा सरफेस हो गया, इस पे मैंने कोई भी यहाँ पर मैं रख देती हूँ हेमिस्फीयर, तो उस एजेस के ये जो हेमिस्फीयर होता है, इसका बेस का जो एरिया होता है, बेस और वो जो आपका फेस जो दे रखा है, वो दोनों का थोड़ा कॉमन पार्ट आ रहा है, तो उस कॉमन पार्ट को अपने को क्या है, नहीं लेना है। तो नहीं लेना है तो क्या करेंगे कि हम ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, क्यूब में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हेमिस्फीयर के बेस को। तो हेमिस्फीयर के बेस को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तो ऊपर से और अलग से आ रहा है, इस तरीके से है ऊपर की तरफ फेस पे,
इस तरीके से, जैसे ये नीचे का अपना फेस हो गया, अब इस पे इस तरीके से है, इस तरीके से ऊपर अलग ही दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर तो आ जाएगा। लेकिन ये बीच वाला पोर्शन ये नहीं है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये वाला नहीं है, इसको हटाना है, तो क्या करेंगे, तो अपन क्या करेंगे कि जो पूरा क्यूब का एरिया है, क्यूब के एरिया में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो ये अपना ये वाला जो बचे हुए ये वाले भी आ जाएंगे अपने पास। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कर देंगे प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। उसके बाद अब देखो इस तरीके से कोई शेप है, स्कूपिंग आउट यानी इस तरीके से इसको निकाल दिया है, निकाल दिया तो अब क्या हो गया, कॉमन ओमन तो पार्ट कुछ है ही नहीं, इस तरीके से हमें दिख रहा है। एरिया में ध्यान रखना है कि जो कॉमन होता है उसको नहीं लेना है, और जैसे यहाँ से स्कूपिंग आउट कर दिया तो इस तरीके से अपना फिगर बन रहा है। तो इसमें ये जो दिख रही 2 लाइंस दिख रही है यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, और ये अपने पास ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है, और 2 है तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा। फिर कुछ ये वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सिलेंडर और कॉन में अगर कंफ्यूज होते हो वॉल्यूम में तो ध्यान रखना कि इस तरीके से मैं अगर लेंथ, ये हमारे कुछ लेंथ लिया, ये ब्रेड्थ ले लिया, लेंथ और ब्रेड्थ अगर मैं कागज से काट करके बनाती हूँ, सेम रेडियस और सेम हाइट के 2 पेपर लेती हूँ, उनसे मैं सिलेंडर और कोन बनाऊंगी, तो जो सिलेंडर का शेप और कोन का शेप बनेगा ना, मैंने आपको क्लास में बताया था कि आप कोन के अंदर कुछ भी, जो कोन शेप होता है उसके अंदर भी कुछ भी आटा, गेहूं वगैरह या फिर दाल वगैरह डाल करके सिलेंडर में डालते जाओ, तो कोन को जब 3 बार अपन सिलेंडर में डालेंगे तब जाके वो सिलेंडर कंप्लीट होएगा। इसका मतलब क्या होगा कि कौन है वो सिलेंडर में, जो सिलेंडर है उसमें 3 टाइम अपने डाला, तो इसका मतलब क्या होगा कि कौन के अंदर क्वांटिटी जो है, अंदर जो भरी सकने वाली क्वांटिटी वो कम है और इसके सिलेंडर के अंदर ज्यादा है, तो सिलेंडर का और 3 टाइम अपन ने इसके अंदर कुछ डालना पड़ा, तो इसका मतलब क्या होगा कि टोटल जैसे मान लिया 1 है, सिलेंडर के अंदर मान लिया 1 है, तो 3 बार अपन ने डाला है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 में से सिर्फ 1 पार्ट ही इसके पास है और बाकी यहाँ पे टोटल 3 पार्ट थे, तो इसमें तो 3 में से 3 पार्ट हो गए और इसमें से 3 में से कितना पार्ट भरा हुआ है, 1 ही पार्ट भरा हुआ है, तो 3 में से 3 पार्ट टोटल अपन ने माना कि जैसे आपने सिलेंडर है इसके अंदर कुछ भी डाल रहे थे इस कोन से, तो कोन में जो भी क्वांटिटी भरी तो वो कितनी बार, 1 बार भरी, फिर इससे सेकेंड टाइम भरी और फिर 3rd बार भरी, तब जाके ये कंप्लीट हो रहा था। तो इसलिए मान लिया कि 3 टोटल बार लिया था और 3 में से 3 बार में ये आ रहा है, लेकिन इसमें 3 में से कितनी बार में, सिर्फ 1 बार ही हो रहा है इसके पास और ज्यादा मटेरियल इसमें नहीं आ सकता है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, ये 1/3 इसमें आ जाता है वॉल्यूम ऑफ कॉन में। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब का साइड क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। फिर हमारा 13 चैप्टर है, उसमें मीन मीडियन मोड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का तो क्वेश्चन मान ही लो कि आएगा। तो हमने मीन निकालने के मेथड पढ़े थे, डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपको ज़रूरत लगे कि भाई मैम हम भूल गए, हमें एक बार वापस बता दीजिए, क्लासेस में बाद में रिवीजन में भी आपको कराया था, तो अगर आपको ज़रूरत रहती है तो एक वीडियो और मीन मीडियन मोड का बना देंगे। ये फॉर्मूलाज है, डायरेक्ट मेथड में क्या है, एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, और अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, ए मान लेते थे अपन अपनी मर्जी से, अज्यूम एक्स आई वाली जो टेबल रहती थी उसमें से किसी भी नंबर को ए मान लेते थे, फिर डी निकालते थे, डेविएशन निकालते थे एक्स माइनस ए करके, और फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला काम में लेते थे। और स्टेप डेविएशन मेथड का ये हो गया, या यू आई क्या हो जाता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच हो जाता है, मीडियन एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, एफ है, एफ से फिर आप सी एफ निकालते हो, तो जब ये फॉर्मूला आप किस तरीके से n/2 निकालते हो, और n क्या होता है, पूरे f का सम होता है, और n/2 करते हो, और जो भी नंबर आता है उससे देखते हैं कि वो या उससे ठीक बड़ा CF वाला जो लाइन होती है उसको आप क्या कर देते हो, लॉग कर देते हो।
अब ये लोअर वाला जो लिमिट होता है, लोअर वाला जो नंबर होता है, इन दोनों में से इंटरवल में जो लोअर वाला नंबर होता है वो तो एल हो गया, एफ ये हो गया, और सी एफ ये ना करके इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है जो अपने लॉग किया उसके ऊपर वाला नंबर वो अपना सी एफ हो जाता है। फिर हमारा मोड का फॉर्मूला एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, और पूरे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन एच होता है। और याद रखने का तरीका क्या बोला था, 10/102, 10/102 और आगे 2 लगा दो और बाकी बीच में माइनस के साइन रहेंगे। ये फॉर्मूला आपको बताया था कि इंटरवल दे रखा होगा, एफ दे रखा होगा, तो इसमें चेक करना था कि सबसे ज़्यादा एफ फ्रिक्वेंसी किसकी आ रही है। अब 8 नंबर सबसे ज़्यादा है तो इस वाली लाइन को अपन क्या करेंगे, लॉक कर लेंगे। जो लोअर इंटरवल जो है वो तो अपना एल हो जाएगा, और ये जो नंबर इसमें है इस लॉक करे हुए में वो तो F1 हो जाएगा फ्रिक्वेंसी। ध्यान रखिएगा F1, इससे ऊपर वाला F0 और इससे नीचे वाला F2। जो हम लॉक कर रहे हैं वो क्या 1, तो F1, और इससे ऊपर वाला एक कम हो रहा है तो 0 हो गया, और नीचे वाला एक ज़्यादा है तो F2 हो गया। और H हमारा क्या होता है, क्लास साइज होता है इन दोनों का डिफरेंस, इंटरवल जो होता है इन दोनों का डिफरेंस अपना क्लास साइज हो जाता है। मीन मीडियन मोड के अंदर एक रिलेशन था वो भी देख लीजिए कि 3 = होता है 1/2, और मीडियन सबसे ज़्यादा नंबर का है तो 3 के साथ में लिखो 3 मीडियन = मोड प्लस 2 मीन, 3 मीडियन = मोड प्लस 2 मीन। अब हमारा लास्ट चैप्टर है 14 प्रोबेबिलिटी। उसमें आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, उस सारे क्वेश्चन में वही अप्लाई हो रहा है। ई यानी इवेंट है। अब इसको किसी भी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी निकालते तो इसको पी और इन ब्रैकेट ई से शो करता है। फॉर्मूला हमारा क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है ये वाला, तो इसका ध्यान रखिएगा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 के इक्वल और 0 से बड़ी और 1 के इक्वल या 1 से छोटी, ये होता है। और कोई इवेंट होना और इस पर बार लग गया यानी इवेंट नहीं होता है, तो होना और नहीं होना दोनों का एडिशन 1। अब इस तरीके से था बहुत सारे क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला काम आ रहा था कि इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो नहीं होने की क्या हो जाएगी, टोटल अपना प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1 होती है, तो 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे। तो ये फॉर्मूला भी हमारे काम में आया है। थैंक यू बच्चा।